Hey everyone, welcome back again to another interaction on magnetism and matter. हमारी पिछली मुलाकात में हम लोगों ने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा। आप में से जो लोग पहला इंटरेक्शन अटेंड कर रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, मैं ये बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज, ये वाला जो टॉपिक था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड था। 90% प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली वैसी की वैसी ही थी, एक्सेप्ट सिर्फ एक। वो एक ये कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। They originate from positive charge and they terminate at negative charge. Whereas if we talk about the magnetic field lines, वो कभी originate या कहीं terminate नहीं होती। आप ये कहते हो कि बार मैग्नेट के बाहर या सोलेनॉइड के बाहर दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, whereas inside the bar magnet or the solenoid, current carrying solenoid, they are directed from south to north. बात आ गई समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिजिनेशन और ओरिजिन और टर्मिनेशन आप पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप कहते हैं कि उनकी डायरेक्शन है, दे आर डायरेक्टेड, दे आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉइंट, दे आर नॉट टर्मिनेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. That was the major difference between the electric field lines and magnetic field lines. In our today's discussion, we are going to talk about the bar magnet and its properties. I told you कि हमारा ये जो magnetism and matter का यूनिट है, this magnetism and matter, मैंने आपसे कहा था कि इस यूनिट को हम कुछ चार अलग अलग सेक्शंस में, चार अलग अलग सेगमेंट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और वो चार सेगमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? पहला सेगमेंट आएगा हमारे पास, देखो पहले तो मैं आपको चार सेगमेंट मेंशन कर दूं एक बार फिर से, ऑल्दो आई टोल्ड यू द ब्लूप्रिंट, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं कि इन चारों सेगमेंट्स में पहली बात हम कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज, राइट? सो दिस वी आर ऑलरेडी डन विद, ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पिछली मुलाकात में, तो दिस इज डन, ठीक है। रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, पहले इस बारे में बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज, बार मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज, राइट? ये आज हम करने वाले हैं। और अगर रिमेनिंग सेगमेंट्स के बारे में मैं बात करूं तो आई कैन टेल यू कि देयर आर टू डिफरेंट सेगमेंट्स जिसमें हम बात करेंगे किस किस के बारे में। वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रॉपर इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म, इंपॉर्टेंट टर्म्स प्लस इन इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस को समझने के लिए ही हमें इन इंपॉर्टेंट टर्म्स की जरूरत होगी जिन्हें हम हमारे आने वाले इंटरेक्शन में डील करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। हम बात करेंगे कि अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। नंबर एक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, नंबर दो एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, एंड द थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एनीवेज वी विल बी सर्टेनली टॉकिंग अबाउट इट। अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज। तो शुरू करते हैं इनके साथ। देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं बार मैग्नेट के बारे में, तो बार मैग्नेट एग्जैक्टली दिखता कैसा है? अपने आप में ये एक क्यूबॉइडल शेप होती है और बार है समवॉट लाइक दिस, ठीक है ना? तो हर बार हम इसके टॉप व्यू को लेकर ही बात करेंगे। वैसे आप कह सकते हो कि ये पोल्स जो होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं, वो हमेशा लॉन्गेस्ट एक्सिस के अलोंग होते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात आप क्या बोल सकते हो? बार मैग्नेट इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये अपने आप में एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। मेड फ्रॉम किस तरीके के सब्सटेंसेस से बनाया जा सकता है? मेड फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे भी कारण है। वो जब हम बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस या प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बात कर रहे होंगे तब हमें समझ में आएगा।
सो फिलहाल पहली इंपॉर्टेंट बात, इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियली बनाया जाता है एंड एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है. पोल्स आर ऑलवेज क्रिएटेड, poles are always created along the longest axis, along the longest axis. भाई बॉडी के अंदर जो सबसे लंबी एक्सेस दिखती है ना, जो डायमेंशन आपको सबसे बड़ी दिख रही है, उस डायमेंशन के अलोंग ही आपके पोल्स जनरेट होते हैं. ऐसा तो नहीं होता ना नीचे नॉर्थ है और ऊपर वाले फेस पे साउथ है. इनफैक्ट लेफ्ट वाले फेस के पास नॉर्थ है और राइट वाले फेस के पास साउथ है. कुछ ऐसा होगा. सो लॉन्गेस्ट एक्सिस के अलोंग ही हमेशा पोल्स जनरेट होते हैं. इस बात को भी ध्यान में रखेंगे. लॉन्गेस्ट एक्सिस के अलोंग ही क्यों जनरेट होते हैं, इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस जब हम पढ़ेंगे, यानी हमारे अपकमिंग इंटरैक्शन में. ठीक है. अच्छा, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं भाई. पोल्स जब हमने बोल ही दिया लॉन्गेस्ट एक्सिस के अलोंग है, तो आप बोलेंगे पोल्स आर जनरेटेड नियर द एंड्स. Poles are generated near the ends and not exactly at the ends. Not exactly at the ends. That is, आप बोलोगे slightly inward. That is, you can say slight inwards. यानी कि जो मैग्नेटिक पोल्स जनरेट हो रहे हैं वो एंड्स पर ना जनरेट होके एंड से थोड़ा सा अंदर जनरेट हो रहे हैं, इसलिए आप उन्हें कह रहे हैं स्लाइट इनवर्ट्स जनरेट हो रहे हैं. यदि मैं मेंशन करने की कोशिश करूं कि पोल से पोल की सेपरेशन यदि मैग्नेटिक लेंथ है LM, पोल से पोल की सेपरेशन यदि मैग्नेटिक लेंथ है और एंड से एंड की जो दूरी है वो जियोमेट्रिक लेंथ है, एंड से एंड की दूरी जो है वो ज्योमेट्रिक लेंथ है, तो आप यहां पर कह सकते हो, हियर यू कैन से कि जो आपकी मैग्नेटिक लेंथ होगी ना, मैग्नेटिक लेंथ LM, मैग्नेटिक लेंथ LM जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6/7 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ है. 6/7 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ है. और मोर प्रिसाइसली LM जो होता है वो 0.84 LG होता है. 0.84 LG होगा, जहां पे ये LG क्या है, दिस कैन बी रिटन एज ज्योमेट्रिक लेंथ. ये इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ कहलाएगी. बात आ गई है समझ में. सो एक काफी इंपॉर्टेंट बात जो हमने की है, ये बात की है हमने किसके बारे में, बार मैग्नेट के बारे में. एक मिसकंसेप्शन होता है कि एंड्स पर होते हैं पोल्स, तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पोल्स एंड्स पे नहीं होके एंड से थोड़ा सा इनवर्ड होते हैं. और अभी के फर्दर डिस्कशन में जहां जहां मैं लेंथ के बारे में बात करूंगा, लेंथ ऑफ डाइपोल, भाई ये भी डाइपोल है, बार मैग्नेट भी एक तरीके का डाइपोल ही है. यदि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो वहां पे साउथ पोल है, अकेला नॉर्थ और अकेला साउथ कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा. मैग्नेटिक मोनोपोल्स या मैग्नेटिक यूनिपोल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो दूसरी बात हमें ये समझ में आएगी, सेकेंडली हमें ये समझ में आएगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स बोलिए या यूनिपोल्स बोलिए, मोनोपोल्स या फिर यूनिपोल्स कैन नेवर एग्जिस्ट. हमने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स या इलेक्ट्रिक यूनिपोल्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई. उसका कारण क्या है कि भाई अकेला पॉजिटिव या अकेला नेगेटिव चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक के बारे में बात करें तो अकेला नॉर्थ पोल और अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सिर्फ अकेला नॉर्थ पोल या सिर्फ अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को. सो मैग्नेटिक मोनोपोल्स या मैग्नेटिक यूनिपोल्स कैन नेवर एग्जिस्ट. एक बात तो हमें समझ में आ गई है, ठीक है. यानी जहां जहां नॉर्थ होगा वहां वहां साउथ होना ही पड़ेगा. इसका मतलब यदि आप ये बोले कि ये आपका बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, राइट, एंड यू आर गोइंग टू ब्रेक इट समवॉट लाइक दिस. आपने इसे तोड़ दिया, तो जब आपने इसे तोड़ा तो आपके पास दो टुकड़े मिले, राइट. पहला क्या मिला आपको, फर्स्ट यू गॉट दिस नॉर्थ, और यहां ये शेप आपको मिली दिस, तो यहां ऑटोमेटिकली साउथ जनरेट हो जाएगा, प्लस जहां आपको साउथ वाला हिस्सा मिला वहां ऑटोमेटिकली नॉर्थ जनरेट हो जाएगा.
तो इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जहां नॉर्थ है वहां साउथ को होना ही पड़ेगा, और जहां साउथ है वहां नॉर्थ को होना ही पड़ेगा। ऑलराइट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हमें ऑलरेडी पता है। बात कर लेते हैं अगले प्रॉपर्टी की, बात नंबर 3। So now we are basically interested in finding the magnetic dipole moment of the bar magnet. But before that, a few other properties if I would like to mention. भाई mathematical part तो वहीं से शुरू होगा, magnetic dipole moment से, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और important properties भी बताने की कोशिश करूँ तो चलिए शुरू से वहीं से करते हैं। It has directive properties. It has directive properties. Directive properties. It has directive properties, that is a freely suspended bar magnet, freely suspended bar magnet या magnetic compass needle के बारे में भी अगर हम बात करें तो that is also a magnet only, है ना, जिसे compass में यूज किया जाता है, that is also a magnet. A freely suspended bar magnet is always aligns itself. वो हमेशा ही geographic north south direction शो करता है, always aligns itself along the north south direction, right? जो मैग्नेट का जो हिस्सा खुद को नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ की तरफ, मैग्नेट का जो हिस्सा खुद को नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ की तरफ डायरेक्ट कर लेता है, वो कहलाता है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी कि अगर मेरे पास बार मैग्नेट है, कैसे भी करके यदि मैं उसको छोड़ूंगा, अलाइन करूंगा, तो वो हमेशा ही खुद को कुछ ऐसे रख लेगा, और मैं ये कहूंगा कि मैग्नेट का जो हिस्सा, सपोज कीजिए यहाँ जियोग्राफिक नॉर्थ है, जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है, और यहाँ कहीं जियोग्राफिक साउथ है, SG, जियोग्राफिक साउथ, ठीक। तो यदि हम जियोग्राफिक नॉर्थ या जियोग्राफिक साउथ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे मैग्नेट का जो हिस्सा या जो एंड लगभग जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, लगभग ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली नहीं, उसे नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कहेंगे, और जो हिस्सा साउथ पोल की तरफ है ये होगा हमेशा लॉन्गेस्ट एक्सिस। पोल्स हमेशा लॉन्गेस्ट एक्सिस के अलोंग जनरेट होते हैं, तो मैग्नेट अगर आर्बिट्ररी शेप का भी है तो इसका लॉन्गेस्ट एक्सिस जो होगा वो हमेशा खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। आप बोलेंगे जो हिस्सा, जो लॉन्गेस्ट एक्सिस का एंड टुवर्ड्स द जियोग्राफिक साउथ पॉइंट आउट कर रहा है उसका नाम रखेंगे साउथ पोल, जो टुवर्ड्स नॉर्थ पॉइंट आउट कर रहा है उसका नाम रखेंगे नॉर्थ पोल। मुझे लगता है फंडा क्लियर हो गया होगा, राइट? तो बेसिकली इन डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप बोलेंगे हियर, चलो नोट की फॉर्म में पढ़ते हैं इसको। आप बोलोगे कि अर्थ्स मैग्नेटिज्म, अर्थ की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है? अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड का कारण है कि हम बोलते हैं कि सर अर्थ की लेयर्स होती हैं, कोर, मैंटल, क्रस्ट। कोर में मेटल्स जो होते हैं वो मोल्टन फॉर्म में होते हैं, पिघले हुए होते हैं। तो अर्थ के रोटेशन के कारण अर्थ के कोर में मौजूदा मोल्टन फॉर्म के मेटल भी तो सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, which means they will be giving you the circulating current। और इन सर्कुलेटिंग करंट के कारण हम सीख चुके हैं जहां जहां करंट होगा वहां वहां उसकी वजह से उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी देयर। सो वी विल बी सेइंग कि अर्थ की रोटेशन के कारण कोर में मौजूदा मोल्टन मेटल यदि सर्कुलर पाथ में चक्कर काटने लगेगा या घूमने लगेगा, राइट, तो डेफिनेटली उससे एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड पिक्चर में आएगी, और यही अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड की होती है। अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी एक जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है, जरूरी नहीं है किसी दूसरी जगह भी वही मैग्नेटिक फील्ड हो, और ये भी जरूरी नहीं कि अगर यहाँ खड़े होकर आज की डेट में मैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो आज से कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद भी यहाँ पे वही मैग्नेटिक फील्ड हो। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस पे जगह बदलने के साथ भी बदल जाती है, और समय के साथ साथ एक जगह खड़े हुए भी बदल जाती है। So you will be saying Earth's own magnetic field is responsible for the directive properties
फॉर द डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, ऑफ बार मैग्नेट बोलिए, बार मैग्नेट और एनी अदर मैग्नेट, और एनी मैग्नेट। ऑलराइट, ये बात हमें समझ में आ गई है। बार मैग्नेट में इसलिए ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि नॉर्थ और साउथ मेंशन होते हैं। अदरवाइज भी मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है तो जो पोल्स जनरेट होंगे वो पोल्स हमेशा ही लॉन्गेस्ट एक्सिस के अलोंग जनरेट होंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्यों ऐसा होगा वो हम बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस में पढ़ लेंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अच्छा, इस बारे में कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज के पीछे का कारण है अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म क्या होते हैं। डिटेल में बात तो बाद में करनी है, डिटेल में चर्चा बाद में होगी। सो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म के बारे में यदि कुछ थोड़ी सी बातें जो मैं अभी बताऊंगा वो बाद में नहीं बताऊंगा, राइट, और जो बाद में बताएंगे वो तो बाद में ही सीखेंगे, लेकिन इसका मतलब है जो अभी बता रहे हैं उसको अभी के अभी ध्यान रख के ही आगे चलना है। सो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म में सबसे पहले आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम डिनोट कर सकते हैं थीटा से, ठीक है। क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, कौन से प्लेन में बनता है, किन एक्सिस के बीच में बनता है, कैसे कैसे वेरिएशन है, कुछ नहीं पढ़ना अभी। वी विल बी सेपरेटली डीलिंग विद एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान ये रखना है अर्थ सरफेस के ऊपर, मैंने आपको बताया ना कि ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है दैट चेंजेस विद लोकेशन, चेंजेस विद लोकेशन एंड टाइम बोथ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है वो लोकेशन और टाइम दोनों के साथ ही बदलेगा, दोनों के साथ ही बदलता है, राइट। तो फिलहाल अगर मैं अर्थ सरफेस के ऊपर उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करूं जिन पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू सेम है, मैं फिर से बोलता हूं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, मेजर कैसे करेंगे, सब पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता नहीं करनी। लेकिन अगर अभी के लिए मैं आपको ये बताऊं कि उन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए जिन पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू सेम है, तो उन्हें क्या कहते हैं, आइए वो देखते हैं। इन्हें कहा जाता है, देखो अगर मैं यहां पे बात करूं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सेम होगी, लाइन ज्वाइनिंग all the points having same value of magnetic declination, same value of magnetic declination, और सिंपली लिख देते हैं same value of थीटा। इन लाइंस को कहा जाता है आइसोगोनिक लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लाइन ज्वाइनिंग ऑल दी पॉइंट्स हैविंग थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब है कि भाई अभी भी अपने आप में ये है तो एक प्रकार का आइसोगोनिक ही, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू सबके लिए सेम है, मगर सेम में भी बकायदा कितनी है, 0 डिग्री से, तो ये कहलाएंगी एगोनिक लाइंस। क्या कहलाएंगी, एगोनिक लाइंस, एगोनिक लाइंस, ठीक है। अगले एलिमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा एलिमेंट कहलाएगा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, डेल से इसे डिनोट करते हैं। मैं फिर से ही कहूंगा क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, चेंज का पैटर्न क्या है, कहां कितना, पोल्स पे कितना, इक्वेटर पे कितना, ये सारी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी तो टर्मिनोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं कि कुछ लाइंस ऐसी होंगी, या कुछ लाइन ऐसी होंगी जो उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगी जिन पॉइंट्स पे सेम वैल्यू ऑफ डेल है। लाइंस ज्वाइनिंग all the points having same del, same value of del या सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इनको कहा जाता है आइसोक्लिनिक लाइंस, आइसोक्लिनिक लाइंस,
राइट। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं लाइंस ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग डेल इक्वल टू 0 डिग्रीज, डेल इक्वल टू 0 डिग्रीज आपकी बार भी आइसोक्लिनिक फॉर्म की ही है, यानी वैल्यू सेम है सभी डेल की, लेकिन वो बकायदा कितनी सेम है, 0 डिग्रीज। तो इन लाइनों को कहा जाता है अक्लिनिक लाइंस, इन्हें कहा जाता है अक्लिनिक लाइंस। बात कर लेते हैं तीसरे टर्म की। द थर्ड टर्म इज horizontal. The third element of Earth's magnetism is horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. तो ये जो होता है horizontal component of Earth's magnetic field, इसे आप BH से डिनोट कर देते हैं, magnetic field of Earth का horizontal component। वर्टिकल क्यों नहीं लिया सर, हॉरिजॉन्टल ही क्यों लिया, कहाँ मेजर करते हैं, कौन से प्लेन में मेजर कैसे किया जाता है, पैटर्न ऑफ वेरिएशन क्या है, दोबारा कहता हूं बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या करना है, लाइंस ज्वाइनिंग सेम वैल्यूज या ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ BH, having same value of BH, इनको कहा जाता है आइसोडायनामिक लाइंस, कहेंगे आइसोडायनामिक लाइंस, ऑलराइट, या इन्हें कहा जाता है आइसोगैम्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप ये कहोगे लाइंस ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग BH इक्वल टू 0, तो वो कोई लाइन नहीं है, BH इक्वल टू 0 केवल और केवल 2 पॉइंट्स पे मिलेंगे, ओनली एट मैग्नेटिक पोल्स। आप कहोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। इससे ज्यादा अभी इसके बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज के बारे में। दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बार मैग्नेट। एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के साथ हमने ये भी देखा कि यार डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अर्थ की अपनी डायरेक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्यों हर बार मैग्नेट को का जो अलाइनमेंट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हो जाता है, उसके लिए अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, विच कैन बी कंसिडर्ड और मेजर्ड बाय कंसिडरिंग थ्री डिफरेंट पैरामीटर्स। First one is magnetic declination, about which I have told you 2 terms, just try to remember it. Second one is magnetic inclination or angle of dip, again a very important concept, we have to talk about it in detail but in our last section of this particular unit. And the third one is horizontal component of Earth's magnetic field. इन चीज़ों को आप अभी ध्यान में रखेंगे जब मैं elements of Earth's magnetism आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, यानी कि आज से बस कुछ मुलाकातें बाद, तब हम इसको बहुत डिटेल में समझ पाएंगे, फील आ जाएगी हमें फिजिक्स की। अभी तो बस टर्मिनोलॉजी को याद में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आइसोगैम्स हैं, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं इनको, दीज आर आइसोगैम्स, ठीक है, ऑलराइट। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी। इट हैज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मैग्नेटिज्म पैदा किया जा सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनको मैग्नेट बनाया जा सकता है। जैसे बार मैग्नेट को भी तो मैग्नेट बनाया गया था, it was not a natural magnet, it's a basically an artificial magnet. So you took a bar shaped structure of any of the magnetic material like iron, cobalt, nickel, steel, etc. and then you kept that bar magnet। तब आपने उस बार के टुकड़े को, उस मैग्नेटिक मटेरियल के टुकड़े को आपने रखा कुछ समय के लिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब क्योंकि वो टुकड़ा जो था, क्योंकि वो बार जो था, दैट वाज मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा की जा सकती है एक अच्छे अमाउंट में, और काफ़ी ज़्यादा दिनों तक रहती भी है, इनका रिटेंटिविटी काफ़ी अच्छा होता है। और इस पॉइंट के बारे में डिटेल में चर्चा होगी कि फेरोमैग्नेटिक ही क्यों, हम जब अपने अगले इंटरैक्शन में बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो these properties are somehow based on what we are going to study later on। तो अभी आप कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे, इनकी फील आपको बाद में आएंगी। तो आप बोलेंगे that is if a ferromagnetic substance
like iron, cobalt, nickel, etc. Nickel, etc. If a ferromagnetic substance is placed in the magnetic field of bar magnet, in the magnetic field or near a bar magnet, then some magnetism or some permanent magnetism. वैसे तो परमानेंट का मतलब कुछ नहीं होता, नथिंग इज परमानेंट, मगर यहाँ परमानेंट का मतलब है जो थोड़े ज्यादा समय तक उसके अंदर रहे. सम परमानेंट मैग्नेटिज्म is induced in it. Some permanent magnetism is induced in it. This is all about the inductive property. This is all about the inductive property of the bar magnet. अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ खास बात क्या है. यहाँ बार मैग्नेट खास है क्या? नहीं, बार मैग्नेट खास नहीं है. यहाँ ये सब्सटेंस खास है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है. जैसे एक लोहे का टुकड़ा, यदि एक लोहे के टुकड़े को एक मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में रख के गद्दे के नीचे दबा के रख दो फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई डिड दिस थिंग इन माय चाइल्डहुड. मैंने एक बार मैग्नेट, मुझे याद है मेरे पास होता था, और उसके साथ एक सेफ्टी पिन या एक लोहे का टुकड़ा अगर आप कहें तो उसको चिपक गया वो, राइट, अट्रैक्शन हुई, और उसको गद्दे के नीचे बेड के अंदर दबा के रख दिया. एंड आई फॉरगॉट after like 1 or 2 years when we were basically shifting our home from one place to another, then वो टुकड़ा जब मुझे मिला वो मैग्नेट के साथ लगा हुआ, जब मैंने उन दोनों को हटाया तो I was able to feel the attraction the similar way I was able to feel that before. but the point is कि मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें कुछ खास हुआ है. लेकिन जब उस लोहे के टुकड़े को बाकी सारे सेफ्टी पेन्स या चाबियों के गुच्छों के साथ with keys when I tried to keep, देन वो जो कीज थी, वो जो आयरन की बनी हुई कीज थी, लोहे की चाबी थी, वो उस बार के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने लगी, वो उस आयरन पीस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने लगी. देन आई रियलाइज कि अच्छा ऐसा होता है कि अगर मैग्नेट के साथ एक आयरन पीस को इन्फ्लुएंस करके या स्टिक करके रख दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद वो आयरन पीस भी अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है. इंडीड इट हैपेंड, right? So that is not important about the bar magnet, but that is the important property of a ferromagnetic substance. Similar way अगर आप एक आयरन पीस को बहुत ज़्यादा अंदर, अर्थ के अंदर आप उसे दबा पाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें भी अपनी एक ठीक ठाक सी मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड मिलती है. उसका कारण होता है अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड. Somehow you're कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं ना कि क्या क्या होता है डेली लाइफ में, या क्या क्या चीज़ें होती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस किया जा सके. उनके एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर प्रॉपर्टी. दिस इज देयर इज अ स्टेटमेंट, राइट? अगर आपसे कहा जाए, देखो मैं स्टेटमेंट एग्जैक्टली आपको बताता हूं. Repulsion is sure test of magnetism. Repulsion is sure test of magnetism and attraction is not. Attraction is not. That is, आप ये बोलेंगे, देखो जरा दो सिचुएशंस आपको बताता हूँ. आपने एक बार मैग्नेट को यूं लटकाया हुआ है, ऑलराइट, और यहाँ आप एक सब्सटेंस ले आए एंड दिस सब्सटेंस वाज बेसिकली अट्रैक्टेड. भाई ये नॉर्थ पोल ले लेते हैं, ये साउथ पोल ले लेते हैं, डजंट मैटर. ये सब्सटेंस जो है ये अट्रैक्ट होने लगा, अट्रैक्शन, ऑलराइट, ओके. दूसरी सिचुएशन ये लेते हैं, दूसरी सिचुएशन ये ले लेते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट को हमने यूं लटकाया हुआ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एंड दिस इज दिस, एंड दैट्स द सब्सटेंस, एंड दैट फेल्ट रिपल्शन.
रिपल्शन फील हुई इसे, रिपल्शन, राइट। अब आपको बताना है कि इन सब्सटेंस के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने कहा कि ये बार मैग्नेट को लटकाया है और ये सब्सटेंस इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब सब्सटेंस क्या है? हियर सब्सटेंस कैन बी ईदर अ मैग्नेट, या तो सब्सटेंस खुद ब खुद एक मैग्नेट है, या तो सब्सटेंस खुद ब खुद एक मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि यदि सब्सटेंस मैग्नेट होगा और उसका साउथ पोल यहां रखा हो सकता है तो साउथ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, या फिर और इट कैन बी अ मैग्नेटिक मटेरियल, इट कैन बी अ मैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब है या तो वो अपने आप में खुद ब खुद एक मैग्नेट है, या फिर आप कहोगे कि वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल कहने से मतलब है कि वो आयरन का टुकड़ा, कोबाल्ट, निकल भी हो सकता है, तो भी बार मैग्नेट उसे अट्रैक्ट ही करने वाला है। तो वी आर नॉट श्योर ना, हम श्योर नहीं है कि ये सब्सटेंस क्या है। लेकिन अगर ये सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? शेयर सब्सटेंस मस्ट बी अ मैग्नेट, substance must be a magnet having like poles closer, like poles facing, ऐसे लिख देता हूं। देखो कहने का मतलब है कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये रिपल्शन फील कर रहा है तो पक्का एक तो ये मैग्नेट रहा होगा। अगर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो ना अट्रैक्शन होती ना रिपल्शन होती। लेकिन अगर मैग्नेट है तो रिपेल होगा, रिपेल हो रहा है तो पक्का मैग्नेट होगा, हैविंग नॉर्थ पोल यहां पर, तभी तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वही लिखा है मैंने, हियर सब्सटेंस मस्ट बी अ मैग्नेट, हियर सब्सटेंस मस्ट बी अ मैग्नेट हैविंग द लाइक पोल्स फेसिंग, लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने होंगे। दैट्स व्हाई वी सेड कि रिपल्शन इज शॉर्टेस्ट फॉर द नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म बट अट्रैक्शन इज नॉट। यानी कि वो मैग्नेटिक है या नहीं है, मैग्नेट है या नहीं है, उसके बारे में रिपल्शन से पता चल सकता है। अट्रैक्शन में तो वी आर कंफ्यूज, हो सकता है वो बकायदा खुद ब खुद एक मैग्नेट हो सकता है कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो, जैसे लोहा, आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। ऑलराइट, so this is all about the basic property of bar magnet. Let's talk about few more properties now. अब थोड़ा सा physical relationships की तरफ जाते हैं between the physical quantities, right? What are the relationship between the physical quantities? So expressions देखते हैं कुछ। फिलहाल मैं बात करूंगा मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर ड्यू टू अ बार मैग्नेट, राइट। एनालॉजी ध्यान में रखिएगा। एनालॉजी ये है कि नॉर्थ पोल किसकी तरह बिहेव करता है और साउथ पोल किसकी तरह बिहेव करता है। हम ये कहेंगे कि एनालॉजी हमारी कुछ ऐसी है कि हमारा जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, दैट बिहेव्स एज पॉजिटिव चार्ज, और साउथ पोल जो है, साउथ पोल दैट बिहेव्स एज नेगेटिव चार्ज। नॉर्थ पोल जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और साउथ पोल जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग कि मैग्नेटिक मोमेंट निकाला कैसे जाता है। सो आप ये कहेंगे कि ये रहा आपका बार मैग्नेट, लेट्स से दिस इज माय नॉर्थ पोल, दिस इज माय साउथ पोल। तो मुझे पता है कि ज्योग्राफिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ तो इसकी LG है, ज्योमेट्रिक लेंथ, मगर उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैग्नेटिक लेंथ अगर इसकी LM है, मैग्नेटिक लेंथ, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन लेट मी राइट इट एज 2a। मैग्नेटिक लेंथ जो है वो 2a है, एंड ये जो मैग्नेटिक लेंथ होती है इसके बारे में हमें पता है कि ये 6/7 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ है। कहने का मतलब यदि किसी ने ज्योमेट्रिक लेंथ आपको 7 मीटर्स दिया है तो उसका 6/7 करोगे और आप 6 मीटर लिखोगे, ठीक है। 6 मीटर लिखोगे तो ये 2a के बराबर है, यानी a किसके बराबर हो जाएगा? 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। सो यू विल से कि ये 6/7 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ है। ऑलराइट, ये वाला डेटा हमें ध्यान में रखना है और इसे आपसे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन, या टू मेक द एस्टैब्लिश द एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड व्हाटएवर वी आर लर्निंग इट नाउ इन टर्म्स ऑफ इन मैग्नेटिक्स, इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए हम इसे 2a लिख देते हैं। तो यदि यहाँ मैं बात करूँ डाइपोल मोमेंट के बारे में, तो देखो मैं क्या बोल पाऊंगा। आई कैन से हियर मैग्नीट्यूड जो होगा ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, मैग्नीट्यूड
वहां क्या होता था, Q इंटू टू ए, वहां होता था Q इंटू टू ए, वेयर चार्ज Q इज चार्ज एंड 2a इज द सेपरेशन. यहाँ पे आप लिखोगे स्मॉल m इंटू टू ए, स्मॉल m इंटू टू ए. और डायरेक्शन जो होगी, वहां डायरेक्शन होती थी नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ. वहां डायरेक्शन होती थी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाज डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q. यहाँ डायरेक्शन हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि माइनस की तरह कौन बिहेव कर रहा है, माइनस की तरह साउथ पोल बिहेव कर रहा है, और प्लस की तरह कौन बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है. तो डेफिनेटली यू विल बी सेइंग कि मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है. मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है. यहाँ स्मॉल m रह गया. फॉर स्मॉल m इज पोल स्ट्रेंथ. जैसे वहां चार्ज होता है, चार्ज की एनालॉजी यहाँ क्या होगी, चार्ज की एनालॉजी पोल स्ट्रेंथ होगी. SI यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी SI यूनिट क्या होगी. आप कहेंगे कि सर देखिए SI यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट की हमें पता है NIA. मैग्नेटिक मोमेंट की हमें पता है फॉर्मूला NIA यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और ये 2a भी इन टर्म्स ऑफ मीटर होगा. तो एम्पियर मीटर स्क्वायर को अगर 2a से मैं डिवाइड कर दूं, यानी मीटर से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, SI यूनिट आ जाएगी एम्पियर मीटर. एम्पियर मीटर. तो डायमेंशन क्या निकल कर आ जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा हमारा AL, स्क्वायर ब्रैकेट्स में AL. बात आ गई है समझ में. सो इट इज साउथ टू नॉर्थ, जस्ट लाइक नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. एंड पोल स्ट्रेंथ इट इज m into 2a. m is small m is pole strength. SI unit एम्पियर मीटर. डायमेंशन AL. एक बात ध्यान रखना हमेशा ही कि जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो दोनों पोल्स की आइडेंटिकल होगी. जितनी साउथ पोल की होगी उतनी ही नॉर्थ पोल की होगी. तो आप ध्यान रखेंगे पोल स्ट्रेंथ ऑफ both the poles, pole strength of both the poles is always equal. Pole strength of both the poles is always equal. That is, आप ये बोलोगे poles are equally strong. जो आपके poles होते हैं वो क्या होते हैं, वो equally strong होते हैं. Poles are equally strong. बात आ गई समझ में, फंडा हो गया क्लियर. बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे. ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट. लेकिन इससे पहले कि मैं और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको. इलस्ट्रेशन 1. सपोज कीजिए आपके सामने एक बार मैग्नेट है. ये बार मैग्नेट जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है कैपिटल M. मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है कितना, कैपिटल M. ठीक. और आपके सामने बनाए हैं 3 केसेस. केस 1 में आपने इस बार मैग्नेट को बेंड किया, और बेंड करने के बाद कुछ ऐसी शेप बनाई सच दैट ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्रीज बन रहा है. एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्रीज बन रहा है. और आपको बताना है कि नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा. इस शेप को अगर बेंड किया जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है. केस 2 में आपको क्या करना है, केस 2 में आपने यही काम कर दिया है 90 डिग्री के लिए. यूं आपने इसको बेंड कर दिया. मैग्नेटिक मोमेंट m0 ले लेते. ठीक है. और अब की बार दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है. और अब आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना है. तो देखिए मैं एक एक करके शुरू करता हूं. मैं बोलूंगा शेयर जो मैग्नेटिक मोमेंट आपको m0 दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट m0, ये m0 किसके बराबर है, ये है m इंटू Lm. मैग्नेटिक लेंथ जिसे आपने 2a बोला है, जिसे आपने 2a बोला उससे मैं मैग्नेटिक लेंथ भी बोल सकता हूँ. नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की दूरी इंटू पोल स्ट्रेंथ. ठीक है. m इंटू Lm. राइट. नाउ केस 1 के बारे में यदि मैं बात करूं तो देखिए मैं केस 1 के बारे में क्या बोल पाऊंगा. मैं केस 1 के बारे में बोलूंगा कि हमारे पास ये 60 डिग्रीज है. इसका मतलब शेयर जो भी इसकी आर्क लेंथ होगी वो पहले वाली मैग्नेटिक लेंथ के बराबर होनी चाहिए. मतलब आप अभी भी ये कहोगे
पहले वाली लेंथ भी मैग्नेटिक लेंथ है, अभी भी पोल्स जो है वो यहीं पर है ना, तो मुझे पोल्स के बीच की दूरी चाहिए जो लगभग वही आर्क लेंथ के बराबर होगी, 0.85 टाइम्स तो होती ही है, तो मैं वही टोटल लेंथ लेकर चल रहा हूँ। आई विल से कि आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू LM। आर्क लेंथ जो होनी चाहिए वो LM होनी चाहिए, LM, ठीक है। और आर्क लेंथ होगी कितनी, θ/360 इंटू 2πr, θ/360 इंटू 2πr, तो 60/360 इंटू 2πr, या तो ये लिख दो आप, है ना आर्क लेंथ, या फिर आप बोल सकते हैं आर्क लेंथ जो होता है वो एंगल इंटू रेडियस होता है, एंगल इंटू रेडियस होता है। तो आप बोलेंगे आर्क लेंथ हो गया 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज को हम ऐसे लिख देते हैं π/3 इंटू आर, π/3 इंटू आर, दैट विल बी इक्वल टू LM, दैट विल बी इक्वल टू LM। तो यहाँ से आर कितना निकल कर आ गया, 3LM/π, 3LM/π। सो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अच्छा देखो ये रेडियस आ रहे, ये वाला रेडियस भी आ रहा है, और मुझे क्या चाहिए ना, मुझे इनके बीच की दूरी चाहिए, मुझे इनके बीच की दूरी चाहिए, पोल्स के बीच की दूरी, तभी तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखूंगा। तो मैं बोलूंगा ये आर है, ये आर है, बीच का एंगल 60 डिग्रीज है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। तो यदि इसके ऑपोजिट 60, इसके ऑपोजिट 60, बीच का 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो दिस विल बी आल्सो इक्वल टू आर, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू आर। सो यू विल बी सेइंग, देखो आप क्या बोल पाओगे, आप बोल पाओगे कि हम क्या करते हैं ना सर, हम यहां से देखते हैं, हम ये बोल पाएंगे कि यहां पर जो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ फाइनल इनटू मैग्नेटिक लेंथ फाइनल, यही तो होगा। पोल स्ट्रेंथ फाइनली कितनी है, पोल स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आता, राइट। फाइनल लेंथ कितनी है, फाइनल लेंथ जो है वो आर के बराबर है, आर के बराबर, सो दिस विल बी रेडियस। इसका मतलब आप बोलोगे m इंटू रेडियस किसके बराबर है, इन टर्म्स ऑफ पुराना वाला मैग्नेटिक लेंथ आपने लिखा थ्राइस ऑफ LM/π, थ्राइस ऑफ LM/π, तो क्या कर देंगे 3/π mLm, 3/π mLm, और ये mLm किसके बराबर है, पुराने वाले मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर है, तो इट इज 3/π m0। फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आ गया, 3/π m0 के बराबर आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये फंडा क्लियर हो चुका है आपको, है ना। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। यदि मैं यही बात केस 2 के बारे में करूं, केस 2 के बारे में बात करूं, तो केस 2 में व्हाट यू डिड इज, आपने इसे क्वार्टर सर्कुलर आर्क बना लिया लाइक दिस। तो कोई बात नहीं, अब फटाफट से आप लोग मेरे साथ कीजिए, बताइए क्या करेंगे। बोलेंगे सर यहाँ ये पोल्स हैं, यदि ये रेडियस r है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस भी r है यहाँ से यहाँ तक, तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो नेचुरली कितनी आ जाएगी, 2r निकल कर आएगी, 2r, राइट ना। ये 90 डिग्री है, √2r आएगी। ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली दूरी पाइथागोरस थ्योरम से √2r आ जाएगी, √2r। तो पहले तो r को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक लेंथ आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। आप कहेंगे शेयर आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ दैट विल बी इक्वल टू, वो मैग्नेटिक लेंथ LM के बराबर ही होनी चाहिए, उसी को तो बेंड मार्क करा है आपने, या ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर होनी चाहिए। मगर आर्क बनाने के बाद भी मेरा इंटरेस्ट पोल से पोल ही है, जो अप्रोक्सीमेटली मैं उसको मैग्नेटिक लेंथ ही ले सकता हूँ। सो आर्क लेंथ जो है उसे मैं क्या लिखूंगा, अगेन एंगल, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, यानी π/2 इंटू आर, दैट विल बी इक्वल टू LM। तो यहाँ से आपने r तो निकाल लिया है, दैट इज 2/π LM, 2/π LM। सो व्हाट यू कैन से, यहाँ आप क्या कह सकते हैं, यहाँ आप कह सकते हैं जो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ये फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं अभी तो बस, तो मैंने वेक्टर नहीं लगाया है। फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो m इंटू LM फाइनल होगा, पोल स्ट्रेंथ तो उतना ही है तो m है इसलिए, और यहाँ आप इसे लिख सकते हैं √2 इंटू आर, तो ये है m, √2 इंटू आर को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2/π LM। इसका मतलब यू राइट इट एज 2√2/π एंड इट इज mLm। इसका मतलब है कि फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका निकल कर आया है वो 2√2/π इंटू m0 आएगा, 2√2/π इंटू m0 आएगा, एंड दैट विल बी योर रिजल्ट, दैट विल बी योर रिजल्ट। हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ भी ये रिजल्ट आ गया है आपका 3/πm। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हमें पता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और जिस तरीके के सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनते थे वैसे ही सवाल इसमें भी बन सकते हैं।
ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा। 7th हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट at any axial point, इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर डिटरमाइन कर रहे हैं एट एनी एक्सियल पॉइंट। ऑलराइट, देखते हैं जरा। हम ये कहेंगे कि एक्सिस पे डिटरमाइन करना है, तो ये ऐसे बना देता हूं मैं। ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, यू कैन से सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, या फिर आप क्या कहेंगे, अगर सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल है तो किसी एक से कितनी दूरी पे होगा, किसी एक से ए दूरी पर होगा, बस ये दूरी भी ए है। ऑलराइट, फंडा हो गया क्लियर। और अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डिटरमाइन करने की कोशिश करूं तो वो साउथ टू नॉर्थ होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। नाउ दैट्स अ लाइन, दिस इज नोन एज द एक्सियल लाइन, जो दोनों के पोल्स को ज्वाइन कर रहा है। दिस इज नोन एज एक्सियल लाइन, ठीक है। और एक्सिस, एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस आप इसको बोल सकते हैं, ठीक। सेंटर ऑफ डाइपोल से आर दूरी पे देयर इज अ पॉइंट पी वेयर यू विश टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो आप क्या बोलेंगे, सर ये जो नॉर्थ पोल आपने लिखा है, इस नॉर्थ पोल पे भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है और इस साउथ पोल पे भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है। नॉर्थ की वजह से जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, नॉर्थ एनालोगस होता है पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर निकलती है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर निकलती है। तो आप बोलोगे कि नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, बी एन बोला मैंने इसे, बी एन वेक्टर। और जैसे नेगेटिव चार्ज की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, वैसे ही साउथ पोल की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो आप बोलोगे कि ये बी एस वेक्टर इधर है, ठीक है। जो लोग सिर्फ क्रैश की तरह देखना चाहते हैं वो इसे थोड़ा सा फॉरवर्ड करके डायरेक्शन का अंदाजा लेके सीधा रिजल्ट पे फोकस कर सकते हैं। बाकी के लिए डेरिवेशंस मैं बताता चल रहा हूँ डिटेल में, तो सो दैट वी आर हैविंग एम्पल टाइम टू प्रिपेयर फॉर आवर एग्जामिनेशंस, तो वो उसी के हिसाब से हम डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि इनमें से जीतेगा कौन, इनमें से जो जीतेगा वो डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में जीत पा रहा है। आप देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में जीत पा रहा है, बी एन वेक्टर जो है वो बड़ा है क्योंकि वो करीब है पी पॉइंट के, तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। सो व्हाट वी कैन से, यहाँ हम बोल पाएंगे शेयर जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर आएगी दैट विल बी इक्वल टू नॉर्थ पोल की वजह से पी पॉइंट पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड प्लस साउथ पोल की वजह से पी पॉइंट पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड, यही होगी, ठीक है। नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पी पॉइंट पे वो कितनी होगी, नॉर्थ पोल की दूरी कितनी है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, यदि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज से आर दूरी पे देयर इज अ पॉइंट पी, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पर होता है उसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही आप लिखते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है m और इससे दूरी पे r दूरी पे देयर इज अ पॉइंट p, तो आप यहाँ पे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड जो p पॉइंट पर होगा इस पोल की वजह से, सेट अ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगी, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड दूर होगी, साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड पास होगी। वो नेचर या डायरेक्शन हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं। अभी हमारा इंटरेस्ट किस बात में है, अभी हमारा इंटरेस्ट है मैग्नीट्यूड में। तो जैसे यहाँ पे Q होता है यहाँ पर आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ, जैसे यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ही है, जैसे यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 बाय एम बाय आर स्क्वायर। बात आ गई समझ में। बस कांस्टेंट जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है,
यहाँ कांस्टेंट जो है वो म्यू नॉट बाय 4 पाई आता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। यानी अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखिएगा, आप बोलेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई, एम की वजह से लिख रहा हूं, पोल स्ट्रेंथ एम बाय दोनों के बीच की दूरी। तो आपने कहा सेंटर से दूरी थी आर, ये ए हट चुका है तो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी आर माइनस ए, इसका है स्क्वायर, आर माइनस ए इसका स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, एम कैप की। डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की ही डायरेक्शन आ जाएगी। प्लस साउथ वाले की वजह से लिखोगे तो साउथ वाला ये रहा, सेंटर से दूरी आर है, ये दूरी ए यूनिट्स जो है ये और ऐड होनी चाहिए, तो आप लिखेंगे म्यू नॉट इंटू एम बाय 4 पाई, ये है आर प्लस ए का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन आएगी माइनस एम कैप। द डायरेक्शन विल बी माइनस एम कैप। Now you are basically having two opposite vectors, right? But they are not equal. Had it been the case equal and opposite vectors होते तो आंसर 0 आता, मगर ये opposite तो है मगर equal नहीं है। तो इनमें से जीतेगा कौन, बड़ा माइनस छोटा, बड़े वाले की डायरेक्शन में, यानी इसका डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो ये ओवरऑल जीतेगा। ओवरऑल जीतेगा तो इसी की डायरेक्शन जीतने वाली डायरेक्शन होगी। वैसे भी देख के समझ में आ रहा है नॉर्थ वाला ही जीत रहा था, तो आप क्या बोलोगे, यू विल बी सेइंग हियर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पे निकल कर आया है, ये निकल कर आया है म्यू नॉट बाय 4 पाई, और न्यूमरेटर में एम यदि आप कॉमन ले लो तो ये आया 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और साथ में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि वही जीत रहा था। फंडा हो गया क्लियर। अब इसी को अगर मैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई, एम तो है ही, यदि मैं एलसीएम ले लूं आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, व्हाई नॉट टू राइट इट एज आर माइनस ए और आर प्लस ए का कंबाइंड स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद तो यही आएगा, देखो देख लो ध्यान से पहले सभी स्टेप्स में, और लगे कि मैं तेज चल रहा हूं आप धीरे धीरे समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, सभी कैलकुलेशन स्टेप्स को ध्यान से देखिए। व्हेन यू आर सैटिस्फाइड 100% देन ओनली रिज्यूम द वीडियो फॉर आवर फर्दर डिस्कशन। आई होप अभी तक की कैलकुलेशन क्लियर है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ तो छोटा वाला एम है ही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab हो जाता है, सो यू गॉट 4 इंटू आर इंटू ए, 4 इंटू आर इंटू ए, एंड ओवर इट विल बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आ जाएगा इसका स्क्वायर, एंड हियर इट इज एम कैप, हियर इट इज एम कैप। सो यदि मैं इस म्यू नॉट बाय 4 पाई को के लिख दूं, के जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। यदि मैं इसे m लिखूं, यदि मैं यहाँ पे 4ra को क्यों ना 2a और 2r बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का m कैप लिखूं, तो ऐसा लिखने पे फायदा क्या होगा, ये 2 यहाँ है, k यहाँ है, m और 2a को साथ में लिख दिया, m इंटू 2a, ब्रैकेट के बाहर r छोड़ दिया, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ही, इसका स्क्वायर है ही, और ये m कैप है। जरा और ध्यान से देखिए, यदि मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट विच इज एन एक्सियल पॉइंट निकालना होता या निकालना है तो ये कैसे आएगा, ध्यान से देखेंगे एक बार और। ये है 2k m इंटू 2a को मैं मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड बोल दूं, m इंटू 2a को मैं मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड बोल देता हूं, इंटू आर इंटू एम कैप डिवाइडेड में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जरा और ध्यान से देखिए, सो बी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड का आया, बी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड का आया, दैट विल बी इक्वल टू 2kr m वेक्टर, 2kr m वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दोनों को मिलाएंगे तो m वेक्टर आ जाएगा, ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट्स द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दैट्स द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, या फिर आप कहेंगे शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, शॉर्ट बार मैग्नेट या शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल के लिए क्या होगा, आप बोलेंगे कि जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन a है, यानी आप बार मैग्नेट से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे खड़े हो, बार मैग्नेट के सेंटर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे खड़े हैं इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, और यू कैन से द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, इससे आप काफी ज्यादा दूर खड़े हैं।
काफी ज्यादा दूर खड़े हैं तो L जो होगा या R जो होगा वो ग्रेटर देन A होगा. देन इन दैट केस यू कैन से कि अगर आप ध्यान से देखें तो आप बोलेंगे कि बी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो P पॉइंट पे होगी दैट विल बी इक्वल टू, यहां देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. यदि ऐसा है तो ध्यान से देखिए आर स्क्वायर हो जाएगा, ये तो इग्नोर हो गया कम होने के कारण. आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर की पावर 4, आर की पावर 4 और ऊपर है आर, तो नीचे क्या बचेगा आर की पावर 3, तो 2km बाय आर क्यूब, 2km बाय आर क्यूब. इट इज सिमिलर टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी एक्सियल पॉइंट पे, वो वेक्टर निकल कर आता था 2kp बाय आर क्यूब, वो वेक्टर निकल कर आता था 2kp बाय आर क्यूब फॉर शॉर्ट डाइपोल्स. इसी तरीके से फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल्स या फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 2kp बाय आर क्यूब की जगह 2km बाय आर क्यूब आ गया. सारी प्रॉपर्टीज एनालोगस है. तो यदि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता था तो मुझे नहीं लगता इसे ध्यान रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी. यदि आप पहली बार मैग्नेटिक्स ही पढ़ रहे हो तो इसे बहुत डिटेल में सुन लो, समझ लो, पढ़ लो. जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो फिर वो उसमें काफ़ी आसानी लगेगी आपको. और एनीवेज क्योंकि दो चैप्टर में इन्वॉल्व हो रहा है तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो इसमें से आया उसमें से यू विल बी एबल टू डील इट इन अ सिमेट्रिकल फैशन, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सियल पॉइंट. यही यदि मैं बात करूं आपसे, भाई हमारे पास 7th पॉइंट था एक्सियल पॉइंट वाला, यहीं अगर मैं आपसे बात करूं 8th पॉइंट की और मैं आपसे कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन के बारे में आप क्या बोलोगे बार मैग्नेट के? तो देख लेते हैं उसको भी थोड़ा सा ढंग से. आप बोलेंगे कि सर ये रहे हमारे पोल्स, दिस इज माय साउथ पोल, दिस इज माय नॉर्थ पोल, राइट, एंड दिस इज द सेंटर. तो आप बोलोगे कि पोल से पोल की जो सेपरेशन है, पोल से सेंटर की जो दूरी है, पहले पोल से पोल की सेपरेशन मैंने दिखा दी 2a, दिस इज योर मैग्नेटिक लेंथ lm, ऑलराइट. और ये जो दूरी है ये a है, दिस वन इज a. एंड जो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टेड है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, या यूं कहें वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसे -q से +q होता है, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक. नाउ अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस वाज योर एक्सियल लाइन. ठीक है. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर to the axial line. It is passing exactly from the middle of the bar magnet. Then in that case क्या होगा, आप कहेंगे सेंटर से r दूरी पर there is a point P where we wish to determine the value of magnetic field strength. Then in that case you will say कि सर नॉर्थ पोल का भी पोल स्ट्रेंथ लेट सपोज स्मॉल m है और साउथ पोल का भी पोल स्ट्रेंथ यकीनन m ही होगा, क्योंकि दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ इक्वल होनी जरूरी है. ठीक. तो आप कहेंगे कि नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे पॉजिटिव चार्ज से दूर तक की तरफ होती है, वैसे ही नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड दूर होगी, लाइक दिस. और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, वैसे ही टुवर्ड्स द साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. दिस मैग्नेटिक फील्ड साउथ की वजह से पी पे, दिस. और दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ सेम है और दोनों से दूरी सेम है. पोल स्ट्रेंथ सेम है और दोनों से दूरी सेम है. तो आप बोलोगे कि इफेक्टिवली जो इसका रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स तो नलिफाई हो जाएंगे. यानी इफ यू विश टू से कि सर ऐसा है कि ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, यदि ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर. यदि ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग. अगर ऐसा है तो दोनों के साइन फाई कंपोनेंट कट जाएंगे और कॉस फाई कंपोनेंट जो है वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो ये 2b cos फाई कंपोनेंट इधर आ जाएगा. मैग्नेटिक मोमेंट इधर है और 2b cos फाई कंपोनेंट इधर है, तो आप क्या बोल सकते हैं, यू कैन से हियर जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड p पॉइंट पर निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी, मैग्नीट्यूड तो होगा उसका 2b cos फाई, किसी एक की वजह से b मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्योंकि दोनों पोल स्ट्रेंथ सेम है और दूरी भी सेम है. पोल स्ट्रेंथ सेम है और दूरी भी सेम है, और इस दूरी को यदि मैंने r बोल भी दिया या d बोल भी दिया
तो ये दूरी होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी एक की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के की जगह म्यू नॉट ओवर 4 पाई, क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ एम, और डिस्टेंस की जगह ये वाला डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन इस पूरे का स्क्वायर, लेकिन इस पूरे का स्क्वायर। ये आ गया। बची बात cos फाई की, तो cos फाई क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, सो बेस इज ए एंड हाइपोटेनियस इज व्हाट, अभी आपने निकाला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो अगर ध्यान से देखें तो एक काम करते हैं, इस 2 को वहीं ले जाते हैं, यानी कि आप बोलोगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई एक साथ लिख देते हैं, m इंटू 2a को एक साथ लिख देते हैं, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, यहाँ रूट से हाफ कटेगा यानी पावर 1, वहां 1/2 यानी कि ये पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 यानी ये पावर कितनी आ गई, 3/2। इसका मतलब यदि कोई मुझसे पूछे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए, अच्छा डायरेक्शन लिखनी हम भूल गए, डायरेक्शन होगी माइनस एम कैप, वेक्टर लिख रहे हो ना इस तरफ, तो एम कैप अगर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर आ रहा है तो इट मस्ट बी माइनस एम कैप, यानी यू विल राइट इट एज माइनस एम कैप। ठीक है ना, यानी बी नेट अगर कोई मुझसे पी पॉइंट पे पूछे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे पहुंचे, तो देखिए वो क्या होगा, वो होगा पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर दे देगा, और साथ में नेगेटिव साइन भी है तो माइनस ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई की जगह के लिख दो, ये मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर लिख दो, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एंड ये जो है ये आपका रिजल्ट रहेगा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। बट यदि आप मुझसे बोले फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए बताइए सर, तो आप कहेंगे फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, या तो बोलिए फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, या फिर बात कर सकते हैं फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल है ना, वैसे भी मैग्नेट डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते। तो आप बोलेंगे आर जो है वो ग्रेटर देन ए है, इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर है। सो यदि आप मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन करने की कोशिश करें किसी पी पॉइंट पे विच सर्व्स एज द इक्वेटोरियल पॉइंट टू यू, सो यू मे राइट इट एज माइनस ऑफ के एम बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली माइनस ऑफ के एम वेक्टर बाय आर स्क्वायर की पावर 3 बचेगा, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर है। सो ये अप्रोक्सीमेटली माइनस 3/2 है, तो ये होगा माइनस ऑफ के एम बाय आर क्यूब, माइनस ऑफ के एम बाय आर क्यूब, एंड दैट इज सिमिलर टू जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता था इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो निकल कर आता था माइनस ऑफ के पी बाय आर क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड आता था माइनस ऑफ के पी बाय आर क्यूब, तो ये भी एग्जैक्टली वैसा ही निकल कर आएगा माइनस ऑफ के एम बाय आर क्यूब। यहाँ ये जो के की वैल्यू होती है, यहाँ ये जो के की वैल्यू होती है ये म्यू नॉट बाय 4 पाई होती है, और यहाँ जो के की वैल्यू होती है वो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इतना ही फर्क होता है, बात आ गई समझ में? ऑलराइट, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। मुझे लगता है आप आइडेंटिकल रिलेशनशिप्स देख पा रहे होंगे, डेरिवेशन भी एक जैसी दिख रही होगी आपको, ठीक है ना? तो आप क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट इज, यदि मैं आपसे बोलूं, जो मैंने आपको फेज 2 और फेज 3 ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करवाया भी था, मैंने एट एनी पॉइंट बताया था और सिस्टम रेजोल्यूशन टेक्निक सिखाई थी, वही मैं आपको याद दिलाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड नेट एट एनी पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड नेट एट एनी जनरल पॉइंट बताना है आपको ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल या ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट। तो देखिए कैसे बता पाएंगे हम? कह पाएंगे, सबसे पहले समझते जाना चीजों को, बस आप ये कह पाओगे कि देखो बॉस, ऐसा है कि हमारे पास, चलो डायग्राम ऐसे ही लेते हैं, एक ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो पता है मुझे, LM इक्वल्स टू 2a है, और हमें ये भी पता है दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल O, किसी एक पॉइंट से इसकी दूरी a है, लाइक दिस, और हमें ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है
it will be directed like this. Magnetic moment will be directed like this. Now there is any general point P where you wish to determine the value of magnetic induction vector या magnetic field strength या magnetic flux density बोले, जो कि position vector r vector बना रहा है. The position vector of point P with respect to the center of the bar magnet it is r vector. और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वाला जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है phi. ये वाला जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है phi. तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि इसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m लिया है आपने, इसका पोल स्ट्रेंथ भी स्मॉल m लिया है, मैग्नेटिक लेंथ lm है, 2a लिख सकते हैं, m वेक्टर है. तो यदि मैं आपसे ये बोलूं कि इस p पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम हाई फाई ज्योमेट्री लगा के कर ही सकते हैं वो काम, कई सारे तरीके हैं. लेकिन मैं इसे एक सिस्टम रेजोल्यूशन टेक्निक से सिंपल बताऊंगा. मैं कहूंगा क्यों ना आप ऐसे इमेजिन कर लो कि ये हमारा एक नया एक्सिस है, ये जो है हमारा एक नया एक्सिस है. दिस विल सर्व एज आवर न्यू एक्सिस एंड इससे परपेंडिकुलर जो होगा दिस विल सर्व एज इक्वेटोरियल. ये इक्वेटोरियल हो गया और ये एक्सियल हो गया. कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है. अब इसमें अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट का इफेक्ट देखूं, मैग्नेटिक मोमेंट का प्रोजेक्शन देखूं इन वेक्टर्स के अलावा, तो मैं बोलूंगा यार मैग्नेटिक मोमेंट का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दैट विल बी m cos phi. दिस विल सर्व एज योर एक्सियल कंपोनेंट. और एक्सियल कंपोनेंट की एक खास बात होती है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होती है. तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी, बी ए वेक्टर. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, बी ए वेक्टर. और मैग्नेटिक मोमेंट का दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा, दिस विल बी m sin phi. भाई जब भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है cos phi, और ये m कैप मैंने लिखा है तो बेसिकली ये यूनिट वेक्टर है, तो ऑब्वियसली वेक्टर भी तो पूरा इधर ही होगा ना. तो ये मत सोचो मैंने यूनिट वेक्टर को रिजॉल्व किया है, मैंने पूरे के पूरे वेक्टर को रिजॉल्व किया है. ठीक है. सो अगर बी ए कैप इधर आया, अब बड़ी छोटी सी बात है कि ये है इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन की एक खास बात होती है कि फॉर्मूला होता है माइनस के एम बाय आर क्यूब या माइनस के पी बाय आर क्यूब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. तो इसकी खास बात यह है कि जिधर मैग्नेटिक मोमेंट होता है उससे उल्टी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की. तो आप बोलोगे मैग्नेटिक मोमेंट यदि एक्सियल में यू लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यू होगी. इक्वेटोरियल में अगर मैग्नेटिक मोमेंट यू लग रहा है तो इक्वेटोरियल में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो यू होगी. एंड लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल अल्फा, मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्सियल वन. तो ये अल्फा जो है ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट से कितना एंगल बना रहा होगा, फाई प्लस अल्फा. नेट मैग्नेटिक मोमेंट से कितना एंगल बना रहा होगा, फाई प्लस अल्फा. ऑलराइट, तो इसको निकालना बात की बात है. पर फिलहाल हम देखिए छोटी छोटी चीजें लिखते जाते हैं यहाँ पर कि हमें क्या क्या समझ में आ रहा है. सबसे पहली बात मैं यहाँ पे लिखूंगा शेयर, ध्यान से सुनना मेरी बात. नंबर एक बात मैं लिखूंगा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा m इंटू एल एम, दैट इज m इंटू 2a. एक बात तो मुझे समझ में आ गई. ठीक है. दूसरी बात, यदि मैं P पॉइंट पे एक्सियल कंपोनेंट लिखना चाहूं, P पॉइंट पे एक्सियल कंपोनेंट यहां वाला लिखना चाहूं तो एक्सियल का फॉर्मूला होता है 2kp बाय आर क्यूब, यानी 2km बाय आर क्यूब, 2km बाय आर क्यूब. लेकिन m जो होगा वो पूरा का पूरा m नहीं होगा. m कौन सा होगा, जो एक्सिस के अलोंग हो, यानी कि m cos phi. समझ रहे हो, मैंने अब एक वर्चुअल एक्सिस माना है. सिमिलरली मैंने एक इमेजिनरी इक्वेटोरियल माना है, तो मैं लिखूंगा bp इक्वेटोरियल जो होगा वो कितना होगा. तो आप कहेंगे कि सर फॉर्मूला होता है माइनस, लेकिन मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो kp बाय आर क्यूब यानी km बाय आर क्यूब. तो यहां m कौन सा होगा, m होगा पूरा का पूरा m नहीं, इक्वेटोरियल के वाला. तो इक्वेटोरियल वाला m कौन सा है, m sin phi है. जो इक्वेटोरियल के पैरेलल है वो कौन सा है, m sin phi है. ऑलराइट. सो यदि मैं यहां पर bp नेट निकालने की कोशिश करूं तो देखिए ये कैसे आएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ bp एक्सियल वाले का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, bp इक्वेटोरियल वाले का स्क्वायर हो जाएगा. तो आप बोलेंगे एक्सियल वाले का स्क्वायर और इक्वेटोरियल वाले का स्क्वायर. एक्सियल वाले के स्क्वायर के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे इसका स्क्वायर करना है, और इक्वेटोरियल वाले के लिए इसका स्क्वायर करना है. दोनों में से km बाय आर क्यूब कॉमन आ जाता है, और अंदर बचता है अंडर रूट ऑफ
इट विल बी cos 2 cos phi का स्क्वायर, 2 cos phi का स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा sin phi का स्क्वायर। जरा और ध्यान से देखो अगर, तो तुमको रियलाइज होगा कि बीपी नेट जो निकल कर आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू के की वैल्यू आप लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई, के की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई और लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ के m बाय r क्यूब। एंड यहां आएगा 4 cos स्क्वायर फाई और एक sin स्क्वायर फाई, एक cos स्क्वायर फाई को हटा लेंगे तो sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। सो इट इज 1 प्लस रिमेनिंग 3 cos स्क्वायर फाई। So the result is mu naught over 4 pi m by r cube, mu naught over 4 pi m by r cube, and it is under root of 1 plus 3 cos square phi, root of 1 plus 3 cos square phi। मैं चाहता हूं यही मैं आपको एंगल भी बता दूं, एंगल मेड बाय, यहां आप क्या बोल सकते हो, here एंगल मेड बाय BP net vector with angle made by BP net vector with magnetic moment vector is given by, ये angle हो जाएगा, is given by that will be equal to, total angle कितना हो जाएगा 5 plus alpha, 5 plus alpha, where this will be 5 plus, देखो अल्फा को क्या लिखोगे आप, यदि मैं आपसे बोलूं tan अल्फा मुझे निकालना है 5 प्लस अल्फा, देखो जरा दैट, मैं इसको भी ऊपर ही लिख देता हूं, देखिए फॉर tan अल्फा जो होगा, tan अल्फा जो होगा वो tan अल्फा क्या होगा, बीपी इक्वेटोरियल बाय बीपी एक्सियल, बीपी एक्सियल। और अगर ध्यान से देखें तो ये बीपी इक्वेटोरियल बाय बीपी एक्सियल, इसको इससे डिवाइड करो, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो साइन km बाय r क्यूब कट जाएगा, साइन फाई बाय कॉस फाई विल बी tan फाई, और डिनोमिनेटर में 2 भी है, या फिर आप ये लिख सकते हो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan फाई, अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan फाई। इन दिस वे यू कैन गेट योर रिजल्ट, राइट। यहां से आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा कि फाइनल एंगल कितना बन रहा है। यही बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी की थी। अब मुझे लगता है प्योर ज्योमेट्री है, आपको समझ में आ गया होगा। टोटल एंगल ये वाले का इससे कितना बनेगा, पहले फाई फिर अल्फा। जहां अल्फा हमें पता नहीं है तो अल्फा वेक्टर कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बीपी इक्वेटोरियल बाय बेस कंपोनेंट बीपी एक्सियल। तो इसको इससे डिवाइड किया तो मैथमेटिकली sin फाई बाय 2 cos फाई बचा, यानी tan फाई बाय 2 बचा। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan फाई। इस अल्फा को उठा के यहां पे डालेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल हमें समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से इसी फॉर्मूले से सिंपली एक्सियल और सिंपली इक्वेटोरियल भी डिटरमाइन किया जा सकता है। सिंपल अगर मुझे एक्सियल पॉइंट पे देखना है यहां पर, तो मैं फाई की वैल्यू कितनी डाल दूंगा, 0 डिग्रीज। तो फाई की वैल्यू 0 डालते ही 3 cos स्क्वायर 0 यानी cos 0 1 होता है। तो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 यानी कि 4 का अंडर रूट लोगे तो 2 आएगा। वही फॉर्मूला जो एक्सियल के लिए आना चाहिए, 2km बाय आर क्यूब, जब आप सिर्फ एक्सियल के बारे में बात करेंगे तो। यदि आपका ये पॉइंट इक्वेटोरियल पे होगा, ऐसा इक्वेटोरियल पे होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ एंगल 90 बन रहा होगा। cos 90 वाली ये टर्म ही खत्म हो जाएगी। So the final result will be mu naught over 4 pi m by r cube under root of 1. So it is mu naught over 4 pi m by r cube यानी km by r cube, जो कि सिर्फ इक्वेटोरियल पे होना भी चाहिए था। बात आ गई है समझ में। इसी के साथ यदि मैं आगे चलूं तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं एक कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं। देखो, यदि आप इस बार मैग्नेट when placed in uniform magnetic field, when placed in magnetic field के बारे में बात करते हैं पहले। when placed in magnetic field, तो बार मैग्नेट when placed in magnetic field ये कैसे निकलेगा, यदि आप बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और आप बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों में ही बिहेवियर जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का लिया था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप बोलते हैं फोर्स जो होता है, नेट फोर्स, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है, ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक डाइपोल पे मैग्नेटिक फील्ड में लगेगा। ये हमेशा 0 होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं।
एंड नेट टॉर्क के बारे में यदि मैं बात करूं तो हम बोल सकते हैं मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। ऑलराइट, और अगर मैं मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूं तो चाहे आप मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करो या आप मैग्नेटिक टॉर्क के बारे में बात करो, दोनों के बारे में ही आप कह सकते हैं ये दोनों ही मे और मे नॉट बी जीरो। ये डिपेंड करेगा नॉन यूनिफॉर्मिटी पे। नॉन यूनिफॉर्मिटी की कोई परिभाषा थोड़ी होती है, बस यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो अनेक प्रकार की नॉन यूनिफॉर्मिटी हो सकती है। तो किसी के लिए हो सकता है फोर्स और टॉर्क जीरो हो या इंडिविजुअली जीरो हो, किसी के लिए हो सकता है ना भी। सो मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। बात आ गई है समझ में ना। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये आ गया हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें रखा है आपने अपने बार मैग्नेट को, इसमें रखा है आपने अपने बार मैग्नेट को, somewhat like this. Now let's say this is your north pole, this is my south pole. तो नॉर्थ पोल पे यदि मैं आपसे ये बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी नॉट है, से मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बी नॉट है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक उसी प्रकार से नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लाइक एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली आप बोल सकते हैं सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो सकता है पोल स्ट्रेंथ, चार्ज की जगह क्या आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ एंड हियर इट इज मैग्नेटिक फील्ड। एनालोगस है ना सारे फॉर्मूले। तो देखिए आप क्या बोल सकते हैं कि आपने कहा कि इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा एम बी नॉट और इस पे पीछे की डायरेक्शन में फोर्स आएगा एम बी नॉट। तो फोर्सेस तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, फोर्सेस तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, नेट फोर्स कितना है जीरो, मगर इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में टर्न तो करेगा ही, टर्न तो करेगा ही। तो अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि देखो यहाँ पे जरा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आपने साउथ टू नॉर्थ ये दिखा दी है। आप कह सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आपने साउथ टू नॉर्थ ये दिखा दी है, होगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है फाई। तो यदि मुझे टॉर्क देखना होता है कपल के कारण तो हम करते क्या है, हम दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखते हैं और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर दूरी देखते हैं। तो हम कहेंगे ये होगी आपकी डी परपेंडिकुलर, और कितनी होगी, आपने कहा यहां से यहां की दूरी lm है, मैग्नेटिक लेंथ है, और ये एंगल फाई है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी lm sin फाई, lm sin फाई। मुझे बताओ हाँ कि ना, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ये करना चाह रहे हैं कि सर मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो है मगर मैग्नेटिक टॉर्क टर्निंग फील हो रही है हमें, तो मैथमेटिकली टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क कपल के लिए कैसे निकालते हैं, वी नो, यदि मैं आपसे कहूं टॉर्क ड्यू टू कपल निकालना है आपको, टॉर्क ड्यू टू कपल, तो टॉर्क ड्यू टू कपल निकालने का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम ही होंगे, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, राइट। सो दैट विल बी इक्वल टू, देखो आप क्या बोलोगे कि मैग्नेटिक टॉर्क का जो फॉर्मूला आएगा वो निकलकर कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स यानी एम बी नॉट, यानी आप बोलेंगे एम बी नॉट इंटू डी परपेंडिकुलर, डी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, ये यदि एम बी नॉट है, डी परपेंडिकुलर की वैल्यू है एल एम मैग्नेटिक लेंथ इनटू साइन फाई, वेयर द फाई इज द एंगल मेड बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आप कहेंगे m इंटू एल एम को लिख लीजिए साथ में इंटू बी नॉट इंटू साइन फाई, तो ये निकल कर आ गया है मॉड m, ये बी नॉट है मॉड b इंटू साइन फाई। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आया वो फॉर्मूला ये निकल कर आ गया मॉड m मॉड b साइन फाई। वेक्टोरियली यू कैन से कि एक क्रॉस प्रोडक्ट से निकल कर आता है, ये हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक्स में सीखा भी है। तो अब ध्यान रखेंगे कि टाउ m जो निकल कर आया है वो m क्रॉस b निकल कर आया है, टाउ m जो निकल कर आया है वो m क्रॉस b निकल कर आया है। बात आ गई समझ में
ऑलराइट, तो ये मैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है कि मैग्नेटिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म हो तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि आप अपने बार मैग्नेट को रखेंगे तो उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, यानी उसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रहेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, यहां मैं लिख देता हूं नेट फोर्स जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। ठीक है, यदि मैं यहां पे बात करूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ कंप्लीट इक्विलिब्रियम की या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, तो देखिए हम क्या कह सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि ये कौन से कितने पॉइंट हो गए, 10 हो गए। आइए 11th के बारे में बात करते हैं। यदि मैं बात करूं 11th के बारे में, सो आई विल से, देखो फॉर्मूले की एप्लीकेशन तो न्यूमेरिकल सेक्शन में डीपीपी आपको दी जाएगी, उसको आप कीजिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे करना है ना। फॉर्मूले वैसे ही हैं, सिंपल सिंपल फॉर्मूले, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स। डायरेक्ट प्रॉब्लम जैसी एग्जाम में आती है एक मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की, वो मैं बता चुका हूँ, और जितनी प्रॉब्लम्स होगी वो मैं बताता हुआ चलूंगा। अभी कोई रिवीजन के तौर पर भी हम इसको ले रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और मैग्नेटिक्स को पढ़ रहे हैं डिटेल में। सो 11th के बारे में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, तो अब आप क्या बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे कि देखो हो क्या रहा है, वी नो कि नेट फोर्स जो होगा इस पे वो तो हमेशा ही 0 होगा। नेट फोर्स जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को रखने पे हमेशा ही 0 है, ऑलवेज। इसका मतलब है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज ऑलरेडी मेंटेन्ड, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज ऑलरेडी मेंटेन्ड। ऑलराइट, नाउ और हम क्या बोल सकते हैं, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या तो आप बात करेंगे बेटे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, या फिर आप क्या बात करेंगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम की। क्योंकि अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, ट्रांसलेशनल ऑलरेडी है, तो कंप्लीट भी तो कहलाएगा। आप बोलोगे कि नेट टॉर्क जो होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क के 0 होने का मतलब है कि साइन फाई जो है वो 0 हो जाना चाहिए, यानी फाई जो है वो या तो 0 डिग्रीज होना चाहिए या 180 डिग्रीज होना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए अभी के लिए बता दूं कि यदि आपका फाई 0 डिग्री होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल 0 होगा, यानी दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और यदि आपका 180 डिग्री होगा तो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इस बात को हम अभी बहुत डिटेल में चर्चा भी करेंगे, तो मैं अभी आपको उसकी फील नहीं दे रहा हूं, पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी की टर्म भी सिखाऊंगा। तो आप बोलेंगे नंबर 2 बात, नंबर 12 आप यहां बात करेंगे वर्क डन, वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग दी बार मैग्नेट, वर्क डन इन रोटेटिंग दी बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो आप बोलोगे वी नो कि हमारा जो मैग्नेटिक टॉर्क आया है वो मैग्नेटिक टॉर्क आया है m क्रॉस b। एक बार मैग्नेट के लिए, एक बार मैग्नेट के लिए ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड फॉर अ गिवन बार मैग्नेट, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड फॉर अ गिवन बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप बोलोगे ये यूनिफॉर्म है, तो अगर ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है तो मैग्नेटिक टॉर्क कैसा हुआ, कांस्टेंट या वेरिएबल? लग रहा है ना कांस्टेंट, पर वेरिएबल है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है एज मॉड m जो है वो तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड फॉर अ बार मैग्नेट। मॉड b जो है वो भी कांस्टेंट है, बट दोनों के जो बीच का एंगल है, क्योंकि बार मैग्नेट को रोटेट कर रहे हो आप, तो दोनों के बीच का एंगल तो पल पल बदलता रहेगा, और यदि दोनों के बीच का एंगल पल पल बदलता रहेगा तो बोलोगे कि वेरिएबल है। और यदि बोल दोगे कि वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, यदि बोल दोगे कि वेरिएबल है इसका मतलब है आप ये कह पाएंगे सो जो टॉर्क, जो वर्क डन होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा, वर्क डन जो होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा,
दैट विल बी थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, ये निकल कर आ जाएगा आपका वर्क डन, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यू, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता था, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता था Pe cos phi, Pe cos phi, यहां आ जाएगा माइनस ऑफ Mb cos phi, Mb cos phi, या फिर आप इसे बोलोगे माइनस ऑफ Mb, Mb cos phi, या फिर आप उसे बोलोगे माइनस ऑफ M वेक्टर डॉट B वेक्टर, दैट विल बी अनदर फॉर्मूला। तो एक तो आपका फॉर्मूला ये निकल कर आ गया, वर्क डन ऐसे निकलेगा, और दूसरा फॉर्मूला आपका ये निकल कर आ गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का। ये दोनों ही फॉर्मूले में बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो अब इन दोनों फॉर्मूले को समझने के बाद अब बात करते हैं एक बार डिटेल में इक्विलिब्रियम की, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और यदि मैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा हूं तो देखिए कुछ चीजें फिर समझेंगे कुछ इस प्रकार से। यहां बात कर लेते हैं पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होगा जब हमारा फाई की वैल्यू 0 डिग्रीज होगी, ऑलराइट। और यहां बात कर लेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, अब फील भी कर पाएंगे उस बात को, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। और ये तब होगा जब फाई की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्रीज होगी, फाई की वैल्यू 180 डिग्री होगी, ऑलराइट। सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग इज, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं कर क्या रहा हूं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहां हम बार मैग्नेट रख रहे हैं, और हमने बार मैग्नेट के साथ किया क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं टॉर्क की टर्म्स में और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में भी दोनों को जस्टिफाई करूंगा, ठीक है। सो द सिचुएशन इज, right, we have a bar magnet, this is the situation, north south। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो ऐसी है, m कैप, ठीक। व्हाट यू आर डूइंग इज, आपने ना बार मैग्नेट को थोड़ा सा डेविएट किया, बार मैग्नेट को आपने थोड़ा सा डेविएट किया तो आपकी फिगर कुछ ऐसी आई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एंड यू डेविएटेड इट लाइक दिस, आपने इसे डिस्टर्बेंस दी, ठीक है। और आपने पाया कि इस पे फोर्स लग रहा है mb0 इधर, और इस पे फोर्स लग रहा है mb0 पीछे, यानी अब की बार जो टॉर्क लगा, आपने डिस्टर्बेंस दी एंटी क्लॉकवाइज, आपने डिस्टर्बेंस दी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन टॉर्क ने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज वापस लाने की कोशिश की, रीस्टोर करने की कोशिश की। तो इस मोमेंट पे इस पे इधर लग रहा था mb0 और इधर लग रहा था mb0, यानी नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है, इक्विलिब्रियम में तो ये अभी भी है। लेकिन जब आपने इसे डेलिबरेटली डिस्टर्ब किया तो आपके डिस्टर्ब करने के बाद, आपके डिस्टर्ब करने के बाद ये वापस से रीस्टोर हो गया, वापस से रीस्टोर हो गया, यानी इक्विलिब्रियम जिसको डिस्टर्ब करो और वो वापस से पहले जैसा हो जाए तो स्टेबल ही तो है। सो द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इन नेचर। तो आप क्या बोलोगे, शेयर, दैट्स व्हाई सिस्टम, या यू कैन से मैग्नेटिक टॉर्क, magnetic torque restores the original configuration, magnetic torque restores the original configuration after disturbance, after disturbance। जब आपने डिस्टर्ब कर दिया तो मैग्नेटिक टॉर्क की चाहत है कि वो सिस्टम को वापस से पहले जैसा करे, तो वापस से पहले जैसा करने की कोशिश कर रहा है, सो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो यू मिनिमम होती है, या देख भी लेते हैं उसे, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी U, इसका फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ mb एंड कॉस ऑफ 0 डिग्रीज होगा ना, 0 डिग्रीज, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ mb, माइनस ऑफ mb। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई है ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम तो पोटेंशियल एनर्जी हो ही नहीं सकती। देख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस ऑफ mb cos phi के अकॉर्डिंग, यानी जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो नेचुरली उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और जब एनर्जी मैक्सिमम होती है तो स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, दूसरा डायग्राम भी देखते हैं, ज्यादा अच्छे से फील आएगी अपने को।
हम ये कहेंगे कि अब की बार हमने बार मैग्नेट को कुछ ऐसे रखा है कि ये है हमारा साउथ पोल और ये है हमारा नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कुछ उल्टी है, लाइक दिस। और यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है पीछे की ओर मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा MB0, और इस पे फोर्स लग रहा है आगे की ओर MB0। यही हो रहा है, लाइक दिस, ऐसे लग रहा है फोर्स। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर प्रोवाइडिंग इट सम डिस्टर्बेंस समवॉट लाइक दिस। आपने उसको यूं डिस्टर्ब कर दिया ऐसे। और आपकी जानकारी के लिए दोबारा दिखा देता हूं, देखो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। यदि आपने ऐसे डिस्टर्ब किया है, यदि आपने ऐसे डिस्टर्ब किया है, साउथ पे अभी भी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा लगेगा MB0, और नॉर्थ पे अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में MB0। यदि आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, आप देखो आप फर्दर डिस्टर्ब हो रहे हो, टॉर्क ऐसा आ रहा है, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें डिस्टर्ब करने के बाद वापस से रिस्टोरेशन हो जाए स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, और ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें डिस्टर्ब करने के बाद फर्दर डिस्टर्बेंस हो जाए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम ही है, टॉर्क भी जीरो और फोर्स भी जीरो। क्या बोलोगे? हियर मैग्नेटिक टॉर्क, जो भी आपका मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है, दैट फर्दर डिस्टर्ब्स द सिस्टम। मैग्नेटिक टॉर्क जो है वो सिस्टम को और डिस्टर्ब कर देता है वंस इट इज डिस्टर्ब्ड। एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हो और वो फर्दर डिस्टर्ब हो जा रहा है, दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है U, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ MB cos 180 डिग्रीज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल 180 है, माइनस ऑफ MB cos 180 डिग्री, सो दैट इज पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 180 माइनस 1 होता है, सो दिस इज प्लस MB। और आपको बता दूं मैं कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। इसीलिए आप कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यदि मैक्सिमम हो जाएगी तो फिर स्टेबिलिटी मिनिमम होगी, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम करना चाहते हो तो एनर्जी का मिनिमम होना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा फंडा क्लियर हो गया होगा आपको, राइट? चलिए बात कर लेते हैं अब अगले पॉइंट की। हम बात करेंगे ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट, ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड यू विल से कि इसी से सवाल आएंगे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के। इसी से सवाल निकल कर आएंगे आपके एक डिवाइस का नाम लेकर, एंड द नेम ऑफ द डिवाइस विल बी वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर अभी डिवाइस पढ़ने की आपको ऐसा जरूरत नहीं है, आपको बस मैं डिटेल में सिर्फ ये याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि SHM में हमने क्या सीखा था। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने बात की थी लीनियर SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और हमने बात की थी एंगुलर SHM की, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की। करी है ना ये सारी बातें हमने? तो क्या सीखा था इसमें? हमने बात करी थी कि सर लीनियर SHM की कंडीशन ये होती है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है। इसका मतलब यहाँ इसे हम m इंटू a लिखते हैं तो ये kr इंटू -x आता है, ऑलराइट। यहाँ से हम एक्सेलरेशन को kr बाय m इंटू -x लिखते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे लिख देते हैं, पुट डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए, kr बाय m को हम लिखते थे ओमेगा स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन यहाँ से निकल कर आ जाता था माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। ये एक और कंडीशन होती थी SHM की, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन। सो टाइम पीरियड जो होगा वो आएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ kr बाय m अगर आप यहाँ पे डालेंगे डिनोमिनेटर में तो ये 2 पाई अंडर रूट m बाय kr आता है, 2 पाई अंडर रूट m बाय kr आता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इनसाइड इन द केस ऑफ लीनियर SHM। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं नेट फोर्स 0 है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका ऑसिलेशन जो होगा बार मैग्नेट का, भाई ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्टेबल इक्विलिब्रियम में डेविएट किया और छोड़ा, तो अब ये वापस आएगा, वापस आके रुकना चाहता है मगर रुकेगा नहीं, कुछ स्पीड अटेन कर चुका होगा तो फिर ऐसे जाएगा, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस। ये ऐसे 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 स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑसिलेट कर रहा होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होगा, तो आप कहेंगे कि भाई वही उसकी मेन पोजीशन है, इस ऑसिलेशन, इस एंगुलर